डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी टूट, आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप छोड़ बीजेपी में जाने का किया ऐलान। राघव चड्ढा के साथ आपके 7 सांसद भी बीजेपी में होंगे शामिल। राघव बोले, मैं गलत पार्टी में सही व्यक्ति। केजरीवाल ने कहा, पंजाबियों के साथ धोखा, तो संजय सिंह ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का लगाया आरोप। बंगाल के दमदम में टीएमसी पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले टीएमसी का दिया बुझने वाला, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है टीएमसी का दिया। पीएम ने लगाया आरोप, टीएमसी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं। बंगाल में ऐतिहासिक मतदान के बाद अमित शाह का दावा, पहले चरण की 192 में ही 110 सीटें जीतने जा रही है बीजेपी। शाह ने कहा, भाई जा रहा, भरोसा आ रहा। बिहार विधानसभा में सम्राट सरकार ने फ्लोर टेस्ट ध्वनिमत से किया पास। सदन में चर्चा के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के जंगल राज पर साधा निशाना, कहा, लालू जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं सीएम नहीं होता। तेजस्वी का तंज, बिहार में इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। हॉर्मुज़ में तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती, ट्रंप बोले, हॉर्मुज़ में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह करेंगे। लेबनान इजराइल में 3 हफ्ते का सीज फायर, भारत ने जारी की एडवाइजरी, ईरान की यात्रा न करने की दी सलाह। ट्रंप के धरती पर नर्क वाले बयान पर भारत का तीखा रिएक्शन, भारत ने बयान को बताया अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और बेहद भद्दा। विवाद के बाद ट्रंप ने भारत को बताया महान देश, बोले पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ हैं। दोनों आपके राज्यसभा सांसद हैं। चड्ढा ने कहा, पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। हमने ये फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। राघव चड्ढा ने आगे कहा, राज्यसभा में आपके 10 सांसद हैं, जिसमें से 2/3 यानी कि 7 हमारे साथ हैं। इनमें राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल शामिल हैं। राघव चड्ढा के ऐलान के बाद केजरीवाल टीम को तरफ से संजय सिंह ने मोर्चा संभाला और इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस करार दिया। संजय सिंह ने कहा, राजेंद्र गुप्ता का इतिहास उठाकर देखिए, साहनी, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा मारा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। बंगाल के दमदम की रैली में पीएम मोदी टीएमसी पर जमकर बरसे। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान ने बंगाल में भाजपा की विजय का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने टीएमसी को नारी विरोधी पार्टी करार दिया और टीएमसी पर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम
और जादवपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है और पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। पीएम ने महिला आरक्षण पर कहा कि भाजपा बेटियों के सपने कुचलने नहीं देगी, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। बंगाल में गुरुवार को पहले फेज में 192 सीटों पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ है। दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। टीएमसी ने बंगाल में लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, लेकिन पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं तो टीएमसी उन्हें घर से बाहर न निकलने की सलाह देती है। टीएमसी नहीं चाहती कि महिलाएं सपने देखें। 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं पर हुए सभी अत्याचारों की फाइलें खोली जाएंगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादवपुर में कहा कि पहले चरण के मतदान से साफ हो गया है कि कई जिलों में टीएमसी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। दूसरे चरण में आपको टीएमसी की पक्की हार और विकसित बंगाल के संकल्प पर मुहर लगानी है। पीएम ने वीडियो शेयर कर लिखा, कोलकाता की यादगार सुबह। पीएम मोदी ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, हुगली के किनारे खास पल, कोलकाता की एक यादगार सुबह। अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। अगली खबर, बंगाल विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। वहीं सभी राजनीतिक दल अब दूसरे चरण की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले राजधानी कोलकाता में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता किया, जिसे चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। शाह ने शुक्रवार को कहा कि बम्पर वोटिंग के लिए लोगों को बधाई। उन्होंने कहा कि पहले चरण की 152 सीटों में बीजेपी 110 सीटें जीतेगी। बंगाल विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 294 है। सरकार के जरूरी बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों को किसी तरह का भतीजा टैक्स या भाईपो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम सिंडिकेट व्यवस्था को खत्म करेंगे, जो प्रशासन राजनीतिक और आपराधिक हो गया है। वो एक तरह का दानव बन चुका है। हम बंगाल के लोगों को इस दानव से मुक्त कराएंगे। बंगाल की जनता ने उत्साह और जोश के साथ परिवर्तन के लिए वोट डाला है। जो प्रतिशत सामने आया है वो लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों के लिए काफी है। बंगाल के सभी मतदाताओं का आभार करता हूं, जो अपने भरोसे की यात्रा शुरू की है। दूसरे चरण के मतदान भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है। उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे। बंगाल के अंदर आधुनिक खेती के लिए कोई संगठित प्रयास विगत 50 साल से नहीं हुआ है। मां गंगा की कृपा जो कांप को ढोकर लाती है और पानी की उपलब्धता है, इसी के आधार पर यहाँ का किसान खेती करता है। आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि किसान की खुशहाली के लिए
यहाँ के सारे परंपरागत क्रॉप है, इसके बड़े रिसर्च सेंटर हम यहाँ पर बनाएंगे। अगली खबर, सम्राट सरकार ने फ्लोर टेस्ट ध्वनिमत से पास कर दिया है। स्पीकर प्रेम कुमार ने नई सरकार को बधाई दी। इससे पहले बहुमत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता है। मैं तो कहता हूं, अगर लालू जी का मुझ पर अत्याचार नहीं होता तो मैं आज सीएम नहीं होता। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि सम्राट चौधरी बिहार का सीएम हो, इससे इनकार नहीं करता हूं। बिहार में 20 सालों में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ने किसानों, महिलाओं की चिंता की और सबसे अधिक सुशासन स्थापित करने का काम किया गया। हमारे नेता नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार समृद्ध बने। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सम्राट चौधरी पर तीखे हमले किए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोगों ने सीएम को हटाकर कुर्सी हासिल की है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को सिलेक्टेड सीएम कहा। उन्होंने कहा, भाजपा ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया। चुनाव में इन लोगों ने नारा लगाया था 2025 से 30 फिर से नीतीश। इन लोगों ने नीतीश कुमार को ही 25 से 30 में खत्म कर दिया। नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमको पता है आप जो समझा रहे हैं ना, कोई किसी का पाठशाला नहीं है, ये लोकतंत्र है, यही भारतीय जनता पार्टी है साथियों। इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिया हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा तय कर लिया है, जिसकी अगुवाई में चुनाव लड़ने की प्लानिंग की गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ साफ शब्दों में कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व सरकार चल रही है, ऐसे में निश्चित रूप से वही चेहरा होंगे। नितिन नवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा दी है और उनके ही चेहरे पर बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करेगी। यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाने की उम्मीद नितिन नवीन ने जताई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 15 साल के बाद 2017 में सत्ता में लौटी थी। उस समय बीजेपी ने अपने किसी भी नेता को सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पीएम मोदी के नाम और काम पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। ये बदलाव वैज्ञानिक तकनीकों, एग्रो क्लाइमेटिक जोन आधारित रणनीति तथा केंद्र राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। यूपी में लैब टू लैंड की अवधारणा धरातल पर उतर चुकी है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। हमारे पास वह सब कुछ है, केवल उस पहल को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। और नेतृत्व देने के लिए मुझे लगता है कि ये एक पहल जब भारत सरकार के स्तर पर होती है तो राज्य उसको स्वयं फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर होता था कि नीतियां बनती थी एक औपचारिक
आयोजन बनकर के सभी कार्यक्रम संपन्न हो जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं और मैंने इस बात को देखा है कि पहली बार यानी थोड़ा सा प्रयास कर लें तो हमारे अन्नदाता किसान इतने मेहनती हैं, इतना व्यवहारिक जानकारी उनके पास है। हमें शासन की योजना के बारे में उन्हें थोड़ा अवगत कराना है और वह अपने आप ही उससे बेहतर परिणाम देने को तैयार है। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को नई सुविधाओं से लैस करने की दिशा में और साथ ही इसके सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टेट हैंगर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसी क्रम में कल शाम एयरपोर्ट पहुंचकर निर्माणाधीन कार्यों का औचक निरीक्षण करते हुए स्टेट हैंगर और इससे जुड़ी आधारभूत ढांचे के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले पर ठोस कार्रवाई अमल की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अगली खबर कानपुर के कचहरी परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अधिवक्ता ने कोर्ट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक 25 साल के अधिवक्ता प्रियांशु श्रीवास्तव ने कथित तौर पर कोर्ट की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही अधिवक्ता ने छलांग लगाई, वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई और मौके पर ही प्रियांशु की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रियांशु ने यह आत्मघाती कदम अपने पिता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कथित सख्ती और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उठाया। मृतक ने आत्महत्या से ठीक पहले व्हाट्सएप पर 2 पन्नों का स्टेटस नोट साझा किया था। इस नोट में उन्होंने बचपन की कड़वी यादों और वर्तमान की बंदिशों का विस्तार से जिक्र किया। कि एक व्यक्ति जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल हमारी टीम यहाँ पे पहुँची, रिस्पॉन्ड की, चौकी प्रभारी पहुँचे, मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ और जो घटना है उसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अधिवक्ता जिनका नाम प्रियांशु है, वो उम्र लगभग 23 साल है, वो 5वीं मंजिल पे बैठे हैं और कुछ देर के बाद फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या करने के पूर्व उनके द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक सुसाइड नोट भी डाला गया है। महाराष्ट्र के कल्याण के गांधारी रोड इलाके में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक फर्नीचर की दुकान के अंदर लोगों ने एक बड़ा अजगर रेंगते हुए देखा। अचानक सामने आए इस विशाल अजगर को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और तुरंत स्थानीय रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वॉर फाउंडेशन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और प्राणी मित्र प्रेम आहिर और तन्मय माने ने बिना समय गंवाए पूरी सावधानी के साथ दुकान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। इस दौरान किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि उसके पास अमेरिका के साथ शांति समझौता करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। उन्होंने कहा, घड़ी चल रही है, यानी ईरान को जल्द फैसला करना होगा। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि वे इस युद्ध को परमाणु संघर्ष में बदलना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पारंपरिक हथियारों से ही ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हथियार किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप ने कहा कि कोई भी डील तभी होगी जब अमेरिका के हित में होगी। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में तय समय सीमा नहीं है और वो जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। पश्चिम एशिया के जंग के मैदान में अमेरिका ने एक और वॉरशिप तैनात कर दिया है। अमेरिका ने विमान वाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश को तैनात कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का जन्मसिद्ध नागरिकता के बारे में एक विवादित टेक्स्ट साझा किया है। इसमें भारत और चीन को नरक बताया गया है।
ट्रंप के इस पोस्ट पर जमकर बवाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं भारत सरकार ने चुप्पी साध ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान शेयर किया जिसमें भारत और चीन को नरक का द्वार बताया गया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ट्रंप ने भारत और चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही इन दोनों देशों पर हमले से की थी। ये बयान रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज ने दिया है। इसमें सैवेज ने दावा किया कि मौजूदा अमेरिकी कानून प्रवासियों को अपने गर्भावस्था के 9वें महीने में अमेरिका पहुंचकर स्थानीय कानून का फायदा उठाने की अनुमति देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें भारत और चीन को हेल होल नर्क का द्वार बताया गया है। ये चिट्ठी कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज की है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की गई है और भारत चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।